नमस्कार। मैं उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से पर्दा कहानी को पढ़ेंगे, जो कि यशपाल द्वारा लिखी हुई है। जैसा कि आपको पता है, यशपाल प्रसिद्ध कथाकार और लेखक हैं। ये क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में भी आए थे और इसलिए यशपाल क्रांतिकारी हो गए थे। इन्होंने विप्लव का प्रकाशन प्रारंभ किया और फिर इनकी जेल यात्रा का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन 1938 से यशपाल ने नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया। इनकी जो कहानियाँ हैं, उनका मुख्य जो आधार है वो मध्यम वर्गीय जनजीवन है। यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे झूठा सच उपन्यास है, न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब, बात बात में बात, सिंहावलोकन और गांधीवाद की शव परीक्षा, ये इनके निबंध संग्रह हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, ये भी इनके उपन्यास हैं। और इनके कहानी संग्रहों में हैं ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, अभिशप्त, वो दुनिया, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता आदि। तो बच्चों, आज हम उनके कहानियों में से पर्दा कहानी को पढ़ेंगे। पर्दा कहानी चौधरी पीरबख्श की कहानी है। चौधरी पीरबख्श के बच्चों की कहानी है। चौधरी पीरबख्श चुंगी के महकमे में एक दरोगा थे। उनकी आमदनी अच्छी थी और उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा करके लायक बना दिया। दोनों लड़कों की नौकरी भी लग गई। एक रेलवे के डाकखाने में बाबू हो गया। उनके बाल बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी जो कोई विशेष तरक्की नहीं हुई और उनका जो मासिक वेतन था वो 30 और 40 रुपये माहवार से ऊपर नहीं हो पाया। और बस उनकी एक ही इच्छा थी कि बच्चों को ऊंचे ओहदे पर देखें, लेकिन वो उनको ऊंचे ओहदे पर नहीं देख पाए। उनके बच्चों में जो चौधरी फजल कुर्बान थे, वो रेलवे में काम करते थे और उनके 4 बेटे 3 बेटियां थीं। और जो चौधरी इलाही बख्श थे, वो डाकखाने में थे और उनके 4 बेटे और 2 लड़कियां थीं। जो चौधरी ख़ानदान के लोग थे, वो अपना जो मकान था उसको हवेली के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। लेकिन वो हवेली जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, वो एक तरह से तंग होती गई और उस तंगी की वजह से उसके ऊपर मतलब एक कहते हैं ना कि एक व्यवस्था की तरह से उसमें घर की डोरी पर एक पर्दा भी लटका दिया, जिससे पार्टीशन हो जाए और जो घर की अंदर की बात है अंदर ही रहे, क्योंकि घर के अंदर फिर बहुत सी बातें होने लगी। उन बहुत सी बातों में आपस के झगड़े भी, जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में जिस तरह से होता है उस तरह के झगड़े भी थे, और भी गरीबी थी, और भी कई बातें थी उस पर्दे के अंदर ढकी हुई थी। बैठक जो थी, वो बैठक भी अब घर के अंदर ही काम आने लग गई और वो पर्दा बैठक के भी बाहर लग गया। सब बच्चे एक ही मकान में रहते थे, तो इस बात पर भी एक जो छोटी सी बात है, लेखक इसके माध्यम से कहते हैं कि संयुक्त परिवार में किस तरह से छोटी छोटी बातों पर भी प्रश्न उठते हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार था, तो अब जोड़ी का पर्दा कौन लेकर के आए, ये समस्या सबके सामने हुई। तो सब ने मिलकर के हल निकाला कि जो दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ हैं, उनको ही एक के बाद एक लटकाई जाए। हालांकि वो बहुत कीमती थी, लेकिन क्योंकि उस संयुक्त परिवार में खर्चा कौन करे, इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने उन महंगी दरियों को ही लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके तीसरी पीढ़ी भी आ गई, उनके भी विवाह वगैरह होने लगे। और चौधरी इलाही बख्श जो थे, उनका जो बड़ा बेटा था, वो एंट्रेंस पास करके कारखाने में 20 रुपये में बाबू की नौकरी उससे मिल गई। दूसरा जो लड़का था, वो मिडिल पास करके अस्पताल में कंपाउंडर बन गया। और क्योंकि जो जो समय बीतता जा रहा था, तो वैसे वैसे ही पढ़ाई और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरा बेटा उनका होनहार था, उसे छात्रवृत्ति भी मिली और जैसे तैसे उसने मिडिल पास करके और वो भी स्कूल में
वो नौकरी में लग गया। चौथा लड़का जो पीर बख्श था वो प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ सका और उसने फिर चौधरी पीर बख्श का भी फिर विवाह हो गया और उसकी भी जो बेटा था वह जल्दी हो गया। यानी ईश्वर ने तो उसे खूब बरकत दी, लेकिन आर्थिक रूप से उसकी जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी। रोज़गार के तौर पर उसने एक तिल के मिल में मुंशीगरी कर ली थी, जिसमें कि उसे 12 रुपये महीने के लगभग मिलता था। अब उससे चौधरी पीर बख्श को मकान भी, फिर सबको अलग अलग मकान लेने पड़ गए, तो चौधरी पीर बख्श को भी मकान सितवा की कच्ची बस्ती में ही लेना पड़ा। मकान का किराया भी 2 रुपये था और आसपास जो लोग थे वो बहुत ही निम्न वर्ग के थे और उन निम्न वर्ग के लोगों में उसकी अच्छी पैठ थी, क्योंकि वो ही एक ऐसे थे जो उन निम्न वर्ग के लोगों में थोड़े पढ़े लिखे थे। इसलिए चौधरी पीर बख्श को लोग पढ़े लिखे और सफ़ेदपोश मानते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इस तरह से इज्जतदार होने का एक जो बहुत बड़ी वजह यह थी कि उनके घर पर ड्योढ़ी पर एक पर्दा लटका हुआ था। इसलिए सब लोग उनको कोई चौधरी जी कहता था, कोई मुंशी जी कहता था और इस तरह से कह करके उनको सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने बाहर नहीं देखा, कभी भी औरतें गली में बाहर नहीं निकलती थी, वो घर के अंदर ही रहती थी। बस पीर बख्श साहब खुद ही सुबह शाम निकलते थे और बाहर के काम वे ही निपटाते थे। धीरे धीरे चौधरी की तनख्वाह 15 साल में जा कर के 12 से केवल 18 रुपये हो गई। लेकिन इस 15 साल में आमदनी तो 12 से 18 हो गई, लेकिन 15 साल के अंदर उनके 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां हुईं और बाद में 2 लड़के हुए। यानी आमदनी जितनी बढ़ी उससे ज़्यादा उनका परिवार बढ़ गया और इस तरह से उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जहाँ बच्चे होते हैं, घर बार होता है, झंझटें भी कई तरह की होती हैं। तो उसी तरह से कभी उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब रहती थी, कभी बच्चों के लिए उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता था। इस तरह से उनकी जो आमदनी थी वो बहुत ही कम पड़ती थी और उनका मालिक कभी भी उनको एडवांस नाम की चीज़ पेश की, एडवांस नाम की चीज़ कभी भी नहीं देता था। और यदि देता भी था तो सब ब्याज उसका बहुत ज़्यादा लेता था। चौधरी पीर बख्श की इज्जत का आधार, जैसा कि मैंने बताया कि ड्योढ़ी पर टंगा हुआ पर्दा था, लेकिन ड्योढ़ी पर टके हुए पर्दे के अलावा जो मकान की ड्योढ़ी थी उसके किवाड़ ही एकदम गल चुके थे। और वो जिस मकान में किराए पर रहते थे, उस मकान के मालिक से जब कहा कि भाई इसे ठीक करवा दो, तो उसने भी उसे ठीक नहीं करवाया। कहने का आशय यह है कि वो किवाड़ भी गल गए थे और अंदर की स्थिति तो वैसे ही आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। केवल एक पर्दा ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि उनकी पूरी इज्जत को बचाए हुए थी। धीरे धीरे करके वो पर्दा भी तार तार होते होते एक दिन आंधी में वो भी गिर गया। अब एकमात्र जो पुश्तैनी चीज़, एक दूसरी दरी थी वो वहाँ पर लटका दी गई और लोगों ने कहा भी कि इतनी महंगी दरी जो है वह क्यों ख़राब कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का पर्दा ही रहता था। यानी उन्होंने एक तरह से अपनी शान में ये बात कही, लेकिन इसके पीछे की जो असलियत थी वो यह थी कि उनकी हैसियत टाट का टुकड़ा ला करके लटकाने की भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आते जाते टाट के टुकड़े का भाव भी पूछा था, लेकिन उनकी हैसियत इतनी भी नहीं थी। तो उन्हें उस महंगी दरी को ही पर्दे के रूप में लगाना पड़ा। जिस तरह से वो हवेली में लगाया करते थे वैसे इस किराए के मकान में भी उन्होंने लगाया। अब ये जो 5 औरतें थीं, लड़कियां, पत्नी, इन सब के कपड़े, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था, इन सब में उनका पैसा पूरी तरह से खर्च हो जाता था और बच्चों के कपड़ों तक के लिए पैसे नहीं, यानी जितनी भी उनकी आमदनी होती थी मात्र वो उनके खाने के काम ही आ पाती थी। कपड़े लाने लायक किसी की भी उनकी हैसियत नहीं थी। एक समय घर में जब ज़रूरी काम हुआ तो उनको कोई पंजाबी खान नाम का था, उससे उन्हें कुछ रुपए लेने पड़े, क्योंकि 10 महीने पहले जो बरकत था उसके जन्म के समय उसके परवरिश की ज़रूरत पड़ गई थी और उसके जन्म के समय पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने उससे, पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपये उधार लिए थे।
वो 4 रुपये उधार लेना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। वो 4 रुपये उधार तो उन्होंने ले लिए, लेकिन क्योंकि उनकी बचत बिल्कुल नहीं थी, वो 4 रुपये चुकाने में भी हर बार असमर्थ रहते थे। उसने शरीफ ख़ानदान के और मुसलमान भाई समझ करके उसने ये तय किया कि हर महीने 1 रुपया माहवार किश्त दे दी। 8 महीने तक तो उन्होंने उस किश्त को चुकाया, लेकिन 8 महीने बाद जो कर्ज था वो अदा होना तय हुआ। यानी वो जो 4 रुपये लिए थे उसका ब्याज भी बढ़ता जाता था, और इस तरह से उन्होंने 8 महीने तक तो उन्होंने चुकाया, लेकिन उसके बाद उनकी दे सकने की हालत, किश्त दे सकने की हालत नहीं थी। 7 महीने वो एक तरह से फाका करके भी किसी तरह किश्तें देते चले गए, लेकिन सावन के महीने में जब बारिश बहुत ज़्यादा आई और बाजरा भी जब इतना महंगा हो गया, तो किश्त देना बिल्कुल भी संभव नहीं हुआ। जब वह अपना पैसा लेने के लिए आया तो चौधरी पीर बख्श ने कहा कि मुझे अगले 1 महीने में 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं 1 महीने में 1 का 1.25 रुपया दे दूँगा। खान जैसे तैसे चला गया। सावन के बाद भादों का महीना आया, उसमें तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि पत्नी की तबीयत रोज़ रोज़ ख़राब होती जा रही थी, और क्योंकि तबीयत ख़राब थी इसलिए उनको कुछ बाजरा वगैरह भी नहीं खिला सकते थे, और गेहूँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। यानी किसी भी तरह से उनके खाने पीने की व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल हो गया। बच्चे जो थे वो 1 हफ्ते से लगभग फाके कर रहे थे। चौधरी कभी भी गली से 2 पैसे की कभी तो चौलाई खरीद लाते थे, कभी बाजरा उबाल करके सब लोग कटोरे में लेकर के उसको पी लेते थे। रोटी सब्ज़ी बनाना जैसी चीज़ उनके यहाँ बहुत ही मुश्किल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से 4 रुपयों में से केवल 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को हुई ही नहीं कि देने तो 4 रुपये हैं और मैं केवल 1.25 रुपया दूँ, ये कैसे होगा। तो मिल से लौटते समय एक दिन वो अपने घर नहीं आकर के और बाज़ार की तरफ टहलने निकल गए कि इसी बीच खान आकर के आएगा तो निकल जाएगा। और पीछे से खान आया, और आकर के जब उसने कहा कि भाई मेरा पैसा वापस दो, तो अंदर से औरतों ने कहा कि जब इसके बच्चों के पापा आएंगे तो वो निश्चित रूप से दे देंगे, अभी वो लेने के लिए ही गए हुए हैं। जब 7 तारीख को शाम को वो नहीं ले जा पाया, तो अगले दिन सुबह ही वो चौधरी के मिल में जाने से पहले ही घर के दरवाजे पर हाथ में डंडा लेकर के मौजूद हो गया। और खान के लिए उसने बहुत सी चीज़ें भी तैयार कर ली, लेकिन खान ने एक बहाना लगाया कि मिल के जो मालिक हैं लाला जी, वो 4 दिन के लिए बाहर गए हैं और उनके हस्ताक्षर के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकती, और तनख्वाह मिलते ही वो अपना जो 1.25 रुपया है वो दे देगा। जब उसको माकूल वजह मिल गई, उसके बाद भी वो उसकी तरफ गुर्राता रहा और वह कहता रहा कि तुम हमारा पैसा क्यों नहीं देते हो, हमारा पैसा क्या बेकार का है जो तुम इस तरह से नहीं देते हो। जब पीर बख्श किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, तनख्वाह मिले तो अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था, वापस तनख्वाह मिलना संभव नहीं था, तो कई जगह दूसरी जगह से उन्होंने उधार लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी उन्हें सफलता नहीं मिल गई। धीरे धीरे दोपहर हो गई और घर पहुँचने पर जो मिल से लौटते समय जब वो घर पहुँचे, तो उससे पहले ही ये जो खान मियाँ थे वो आ गए, और आकर के घंटे भर दौड़ी पर लटके हुए पर्दे को डंडे से ठेल ठेल करके गाली देते रहे कि मेरा पैसा वापस क्यों नहीं देते हो, और यदि उसने रुपया नहीं दिया तो वो खाल उतार देगा। इस तरह से धीरे धीरे करके वो खान गालियों पर भी उतर आया, और उसके मुँह से पीर बख्श के पुरखों के नाम तक के लिए गाली निकल गई। ये सब सुन करके पीर बख्श बाहर आ गए, और जब वो बाहर आ गए तो उसको देख करके, पीर बख्श को देख करके उनका जो ख़ानदानी रक्त था वो भड़क उठने की बजाय एकदम से निर्जीव हो गया, और उसने खान के पैर छुए और पैर छू करके अपने माफ़ी मांगने लगा और खुशामद करने लगा
कि मैं तेरा रुपया अवश्य धीरे धीरे चुका दूंगा। ये सब जब बातें हो रही थी तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और जैसा कि मैंने कहानी की शुरू में बताया था कि निम्न वर्ग के लोग थे, सब लोग इकट्ठे हो गए उस शोर को सुन कर के। और फिर उसने पीर बख्श ने कहा कि भाई अब मैं तो बिल्कुल बेबस और लाचार हूँ। पीर बख्श ने कहा, मैं कसम खा करके कहता हूँ कि एक पैसा भी घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, और अब खान साहब चाहे तो बेशक उनकी खाल उतार करके बेच सकते हैं। अब खान और आगे हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी खाल का क्या करूँगा, तुम्हारी खाल से तो यह टाट अच्छा। और यह कह करके खान ने ड्योढ़ी पर लटका हुआ दरी का जो पर्दा था वो खटक लिया, और ड्योढ़ी पर से जैसे ही पर्दा हटा, ऐसा लगता है कि मानो चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वो निर्जीव से होकर के ज़मीन पर गिर गए। पर्दे के पीछे जो दृश्य देखा, मियाँ ने भी देखा और बाहर खड़ी भीड़ ने भी देखा। उस दृश्य को देख करके सब लोग सन्न हो गए। उस पर्दे के अंदर घर की लड़कियां और औरतें एक दूसरे से सटी हुई पर्दा हट जाने से ऐसा सिमट गई थी कि मानो उनके शरीर से ही किसी ने वस्त्र खींच लिया हो। और उनके लड़कियों की पत्नी के जो वस्त्रों की हालत थी वो ऐसी थी कि मानो वो एक चिथड़े हो चुके थे, और वो वस्त्र उनका 1/3 अंग ढकने में भी समर्थ नहीं थे। जो भीड़ थी उसे यहाँ पर लेखक कहते हैं जाहिल भीड़, क्योंकि भीड़ जो है क्या करती है, केवल तमाशा देखने का काम करती है। उस जाहिल भीड़ ने भी घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से जो खान की कठोरता थी वह भी पिघल गई। उसे भी लगा कि मैं अब इनका क्या लूँ, और फिर ग्लानि से थूक पर्दे को वापस आंगन में फेंक करके क्रोधित होकर के और निराश होकर, क्रोधित इसलिए कि मेरा पैसा नहीं मिला और उसके लिए क्रोध आया, और निराश इसलिए कि अब मेरा पैसा डूब गया, लाहौल विला कह करके वह असफल होकर के लौट गया। और अंदर उस पर्दे के पीछे भय से चीख करके सारी औरतें पीछे खिसक गईं और चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उनको होश आया तो ड्योढ़ी का जो पर्दा था वह आंगन के सामने पड़ा था, किंतु चौधरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस पर्दे को उठा करके फिर से टाँग दें। और लेखक अंत में कहते हैं कि शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। यानी चौधरी पीर बख्श की स्थिति यह हो गई थी कि वो उठ करके वापस उस पर्दे को टांगने की स्थिति में नहीं थे, और अब इसकी ज़रूरत इसलिए भी नहीं रह गई थी कि पर्दा जिस चीज़ को अब तक छिपाए हुए था, उनके घर की आर्थिक स्थिति को, उनके घर के अंदर रहने वाले लोगों के जो जीर्ण शीर्ण कपड़े थे उनको, और यानी पर्दा हटने से उनकी सारी की सारी जो बात थी वह सामने आ गई। और अब पर्दा वापस लगा देने से भी वो बात वापस नहीं होगी जो इज्जत उनकी पहले बनी हुई थी। कहने का आशय यह है कि तार के हटते ही उनकी एक तरह से इज्जत भी हट गई, और अब उस इज्जत को वापस से केवल पर्दे को टांग देने मात्र से वापस संजोया नहीं जा सकता है, वो इज्जत वापस हासिल नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर बच्चों पर्दा एक तरह से इज्जत का प्रतीक है, एक तरह से अपनी गरीबी को ढकने का प्रतीक है, लेकिन उस पर्दे के हट जाने से जो गरीबी का पर्दा था वह हटा और उनकी इज्जत भी एक तरह से वो उतर गई, इज्जत कम हो गई, और इस बात से वो बिल्कुल बहुत निर्जीव प्राय हो गए और बड़ी मुश्किल से उनको धीरे धीरे करके होश आया। तो यहाँ पर बच्चों ये पर्दा कहानी का मैंने आपको सारांश बताया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।